हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज के इस वीडियो में हम एक नए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे जो होगा एसक्यूएल के ऊपर। ठीक है, एसक्यूएल एक ऐसा पार्ट है जो आप कोई भी डेवलपमेंट मोड में हो, अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहे हो, या अगर कोई आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स बना रहे हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एसक्यूएल जो है एक बहुत मेजर और वाइटल रोल परफॉर्म करता है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एसक्यूएल अपने को इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, कौन से सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल करना है और एसक्यूएल का क्या यूज़ है। ये जो मेन इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो आज हम जानेंगे। उसके बाद इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज़ में हम पूरे एसक्यूएल को कवर करेंगे। ठीक है, तो एसक्यूएल है क्या, माई एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल क्या है, ये जो बहुत सारे टर्म हम सुनते हैं वो सारी चीज़ें क्या है, डेवलपमेंट में इनका क्या रोल होता है, कैसे ये परफॉर्म करते हैं, इनसे कैसे हम इंटरेक्शन करते हैं, और बाकी फिर जितने कमांड्स एसक्यूएल के उन सारे के ऊपर एक एक करके हम सारी वीडियोस बनाएंगे और इस प्लेलिस्ट में हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा एसक्यूएल के ऊपर, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम बेसिकली एसक्यूएल क्या है उसका यूज़ समझेंगे, उसका इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे और हमें कौन से सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल करना है इसे, वो सारी बातें भी हम समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं किसी भी एक लैंग्वेज के हेल्प से, सपोज जो बहुत वाइटल यूज्ड होने वाला है, सपोज हम PHP से एक वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई भी चीज़ जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम इसे क्यों पढ़ने वाले है ना, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है। तो पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद हम फिर आगे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे कि हम इस्तेमाल कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इंस्टॉलेशन क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, वो बाद में आते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि अगर हमें एसक्यूएल अपने को पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, कहाँ इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करते हैं कि हम एक PHP से एक वेबसाइट बनाते हैं, एक वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। देखिए, आप कोई भी फ्रंट एंड प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, चाहे उससे आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाते हो या वेबसाइट्स बनाते हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो अगर हमें उन डेटा को परमानेंट स्टोर करना है तो उसके लिए फिर एक अलग टाइप का सॉफ्टवेयर आता है जो क्या करता है, जो डील ही करता है कि भाई इन्हें डेटा को परमानेंट स्टोर करना है। जैसे उनमें आ जाते हैं डेटाबेस एप्लीकेशंस या डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, डेटाबेस सर्वर्स, आप जो जिस तरह से उसके बुलाना चाहो। अब ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेटा को परमानेंट स्टोर करने का डीलिंग करते हैं। भाई हमें डेटा को परमानेंट स्टोर करना है, किस मोड में स्टोर करना है, तो वो टेब्यूलर फॉर्म में स्टोर करना है। ये डेटाबेस DBMS मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। अभी अपने DBMS के अंदर उतना नहीं जाते, बस सिंपल सी बात समझते हैं कि एक अलग सॉफ्टवेयर आता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सर्वर, जो आप उसे बोलो, जिनका काम ही होता है डेटाबेस को परमानेंट स्टोर करना। किस फॉर्मेट में, टेब्यूलर फॉर्मेट में। तो ध्यान रखें, डेटा को क्या करना है, टेब्यूलर फॉर्मेट है। बट ये जो टेब्यूलर फॉर्मेट है ये यूज़र व्यू है, मतलब जो यूज़र उसको लगता है कि भाई डेटा को इस तरह से हम वो टेब्यूलर फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं। अगर हम इंटरनल व्यू की बात करें तो वो डेटा तो भाई सेक्टर्स और ब्लॉक में स्टोर होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया वो DBMS की पार्ट है, तो जस्ट उसे अभी हम हटाते हैं। तो बस इतना समझते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं टेब्यूलर मोड में, टेब्यूलर फॉर्मेट में। इनका यही काम होता है। तो अब क्या होता है भी कि ये जितने सारे लैंग्वेज, सपोज हम इनमें से किसी एक को पकड़ लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं एग्जांपल MySQL का, बिकॉज हम इसी को प्रैक्टिस करने वाले हैं, MySQL का। अब हम क्या करेंगे, MySQL का काम क्या है भाई कि डेटा को परमानेंट स्टोर कर देना है टेब्यूलर फॉर्मेट में। और ये परमानेंट स्टोरेज होता है, मतलब आप इसमें जितने दिन चाहो डेटा को छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे कि हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, अगर आप कोई जावा सीख रहे हो, PHP सीख रहे हो, C++, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आप सबसे पहले वेरिएबल बनाना सीखते हो, उसमें अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, फिर हम उसे प्रोसेस करते हो, डिस्प्ले करते हैं। बट उस वेरिएबल में वैल्यू तभी तक रहता है जब तक वो प्रोग्राम आपका चल रहा होता है। जैसे ही वो प्रोग्राम बंद होता है तो उस वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू भी खत्म हो जाती है। तो भाई ऐसा क्या करें हम, ऐसा, क्योंकि हमें अपने तो एप्लीकेशंस उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाने, तो फिर ऐसा क्या करें कि डेटा को हम परमानेंट स्टोर कर सकें। तो भाई फिर रोल आता है इस तरह के सॉफ्टवेयर का जो डेटा को परमानेंट स्टोर करता है। तो अपने को काम क्या होता है, अपने को काम होता है कि भाई यूज़र से हम वैल्यू ले लेते हैं,
PHP के अंदर, और वो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो भी आपको लेने हैं ले लो। और अब आपका PHP क्या करता है, उन सारे डेटा को पकड़ता है और ये भेज देता है इस MySQL को, ठीक है, ये भेजता है MySQL को। MySQL क्या करता है, उस डेटा को ले जाके टेबल फॉर्म में स्टोर कर देता है, ठीक है। बट एज यू आर अ डेवलपर, ये आपको पता होने चाहिए कि भाई MySQL के अंदर अपने को टेबल कैसे बनाने हैं, क्योंकि डेटा तो आप लेके आ रहे हो, क्योंकि ये जो पेज है ये भी आप ही बना रहे हो कि डेटा को भाई कैसे अपने यूज़र से लेना है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे डेटाबेस में जब वो जाके स्टोर होगा तो उसका टेबल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो ये तो डेवलपर डिसाइड करेगा। इसलिए डेवलपर को पहले क्या करना होता है, MySQL अंदर जाके टेबल स्ट्रक्चर पहले बना लेने होते हैं कि भाई किस तरह से कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या फॉर्मेट होगा कि जाके डेटा हमारा स्टोर होगा। उसके बाद ये जो डेवलपर है वो उस PHP के थ्रू या जो भी एप्लीकेशन होगा, हम PHP के एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, उससे डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्ट करके वो MySQL को भेज देगा। अब इसके बीच एक बड़ा ट्रेजेडी होता है। MySQL बोलता है भाई कि मैं जो हूँ ना, मेरा एक खुद का अपना ओन लैंग्वेज है, मैं उसी में बातों को समझूंगा, दूसरे भाषा में बात को नहीं समझूंगा। MySQL बोला कि मेरा अपना एक खुद का लैंग्वेज है, मैं उसी लैंग्वेज में ही चीज़ों को समझूंगा, उसी लैंग्वेज में बाहर से इनपुट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा और उसी लैंग्वेज में डेटा रिटर्न भी करूंगा। और वो लैंग्वेज क्या है भाई, वो लैंग्वेज है SQL। ध्यान रखिए, MySQL था, ये SQL है। तो MySQL क्या है कि MySQL हो गया आपका वेंडर, वो हो गया आपके एप्लीकेशन का नाम, आपके सॉफ्टवेयर का नाम। और ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है जिस लैंग्वेज में वो डेटा को अंडरस्टैंड करेगा। मतलब MySQL सीधी सी बात बोलती है भाई कि आप क्या तो कोई एप्लीकेशन उससे कम्युनिकेट करे या फिर कोई डेवलपर डायरेक्टली कम्युनिकेट करे। जैसे मैंने अभी बताया ना कि डेवलपर को क्या करना पड़ेगा, पहले जाके टेबल बना देना होगा। MySQL जाके वो टेबल स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, बिकॉज वो तो जानता है कि वो डेटा किस फॉर्मेट में, किस तरीके से, कितने फील्ड्स वो यूज़र से एक्सेप्ट करेगा। तो भाई ये तो डेटाबेस डेवलपर जो डेवलपर है वो जाके टेबल स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद वो PHP की कोडिंग किया उसने, तो इसे तो पता होनी चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट करना होता है MySQL से, ठीक है। या कभी कभी आपका एप्लीकेशन कम्युनिकेट करता है, कभी कभी क्या जब आप एप्लीकेशन बना दोगे तो आपका एप्लीकेशन कम्युनिकेट करेगा MySQL से। बट इन दोनों केसेस में MySQL बोलता है भाई हमें तो SQL ही चाहिए, हमें नहीं पता कि कौन यूज़र, कोई कोई डेवलपर कम्युनिकेट कर रहा है हमसे या कोई एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रहा है, हमें इतना पता है कि भाई हमें SQL चाहिए। तो अब यहाँ पे रोल आ जाता है SQL का। अब SQL क्या है, SQL अपना एक खुद लैंग्वेज है, एक स्ट्रक्चर्ड, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल सी बात है। तो ये क्वेरी लैंग्वेज है जो करता क्या है, अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी काम हमें करवाने हैं वो इसके हेल्प से करवाने हैं। मतलब आपको SQL आना चाहिए, उस जो भी काम करना है आपको, सपोज आपको टेबल क्रिएट करने, देन यू मस्ट नो दैट SQL। आपको क्या करने, SQL चलाने, आपको उस टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना, देन आपको SQL चलाना है। उस टेबल के अंदर रखा हुआ वैल्यू को अगर आपको देखना है तब भी आपको SQL चलाना है। कहने के मतलब भाई कुछ भी करना है इसके अंदर, यू हैव टू नो द SQL, ठीक है। तो ये SQL का रोल है, इसलिए हमें SQL आना चाहिए, क्योंकि अगर आप SQL नहीं जानोगे तो आप कोई भी डायनामिक एप्लीकेशंस नहीं बना सकते जहाँ पे डेटा परमानेंट स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला यूज़। अच्छा, अब दूसरी बात हमें यहाँ पे ये जाननी है क्या कि डेवलपर ने तो हमारा ये जो डेवलपर है MySQL में लॉगिन करता है और सारी चीज़ें टेबल स्ट्रक्चर वगैरह बना देता है, फिर वो PHP बनाता है, और वो SQL क्या करना पड़ता है, उसको इस PHP के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपका ये PHP क्या करता है, उस SQL को भेजता है यहाँ पे, और यहाँ से फिर भाई डेटा चला जाता है इस MySQL के अंदर, टेबल फॉर्मेट में जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब उसे फेच करना होता है तो फिर वो यहाँ से डेटा, फिर उसके लिए भी फिर वो क्यूरी चलाता है, वो क्यूरी चला आता है MySQL के पास, डेटा फेच होता है, फिर वो चला जाता है PHP के पास। तो ये पूरा SQL का यूज़ है, ठीक है। अपने को होपफुली समझ में आया होगा कि SQL हम क्यों पढ़ते हैं। अब ये हमें क्लियर हो जाएगा तो हम आगे की बातें जानेंगे। तो इस आर्किटेक्चर से अपने को ये समझ में आ गया कि भाई SQL पढ़ना क्यों है।
हमें कहाँ इसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं ये SQL, MySQL, Oracle सारी चीज़ें देखिए समझते हैं। तो देखिए ये सारे जितने हैं ना, ये सारे ब्रांड और अब ये मैं बोलूँ ये थर्ड पार्टी वेंडर हैं जो क्या करते हैं, इस तरह के डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जो डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं। जैसे उनमें जो एप्लीकेशंस का नाम है Oracle, आपने सुना होगा, काफ़ी बड़ा ब्रांड नेम है। तो Oracle कंपनी है, उनके प्रोडक्ट का नाम भी Oracle ही है। MySQL, देखिए MySQL फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। उसके बाद जो है SQL सर्वर या SQL इस तरह से, तो SQL सर्वर भी यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है। तो इनमें SQL फिर क्या डिफरेंस है, तो देखिए SQL इनका लैंग्वेज, ये सारे सॉफ्टवेयर इनमें एक सिमिलैरिटी ये है कि भाई ये सारे के सारे एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, दैट लैंग्वेज इज SQL। बट यहाँ पे इनका थोड़ा सा बिजनेस प्रमोशन के लिए इन्होंने सोचा कि भाई अगर एक ही SQL सारे लोग कम्प्लीटली इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो ये बिजनेस को लॉस करेगा। कैसे लॉस करेगा भाई, इन सब का ग्लोबल एग्जाम होता है, Oracle का अलग, MySQL का अलग, SQL सर्वर का अलग, उन सारे के लिए ये बहुत सारी किताब बेचते हैं, सर्टिफिकेशंस बेचते हैं। अगर एक ही SQL पढ़ के आप इनके भी Oracle के भी एग्जाम्स क्रैक कर रहे हो, MySQL के, SQL सर्वर के, तो होगा क्या, फिर इनका तो बिजनेस डाउन होगा। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पार्शियल चेंज किया। जैसे Oracle ने अपने SQL में पार्शियल चेंज कर दिया, MySQL ने अपने SQL में थोड़ा सा पार्शियल चेंज किया, SQL सर्वर ने अपने SQL में थोड़ा सा पार्शियल चेंज किया। तो देखिए मैं पार्शियल चेंज को आपको कुछ इस तरह से आता हूँ, बस ज़रा सा भाई, चलिए इसका SQL में इस कलर में लिख दिया और इसका SQL में इस कलर में लिख देता हूँ। अब आप समझिए कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, बहुत पार्शियल चेंज हुआ सबके Oracle में। जैसे किसी ने डेटा टाइप्स बदल दिए, किसी ने कुछ कीवर्ड्स बदल दिए, बट अगर मैं बोलूँ ओवरऑल 90% SQL जो है वो सेम होता है। मगर मतलब कि अगर हम Oracle के SQL में एक्सपर्ट हो जाते हैं, देन ऑब्वियसली वी विल बी एक्सपर्ट इन MySQL से SQL। उसके बाद हम SQL सर्वर के भी SQL में एक्सपर्ट हो जाएंगे। मतलब थोड़ा बहुत आपको जो सिंटेक्स है, ज़रा सा डेटा टाइप वगैरह जो है ज़रा सा बदल जाता है, थोड़ा सा कहीं कहीं लिखने का तरीका बदल जाता है, कुछ कुछ फंक्शंस अप डाउन हो जाते हैं, बट मैं बोलूँगा नियरली 90% वो SQL सेम ही होता है अगर हम दूसरे वेंडर के पास भी काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हम किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अपने केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगा ये वाला, MySQL का SQL इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज़्यादा इजी कॉन्फ़िगरेबल होता है, आसानी से आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा और बहुत हम आसानी से उसका प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो ये हो गई बात इसकी। ये दूसरा कन्फ्यूजन क्लियर, Oracle, MySQL, SQL सर्वर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बातें हमारी क्लियर हुई। अब हम आ जाते हैं कि अब हमें कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हम कौन सा एप्लीकेशन, तो ये जैसे मैंने बताया कि जो है MySQL हम इस्तेमाल करने वाले। अब ये जो MySQL है ये तो भाई प्रोडक्ट है, इसका लैंग्वेज होगा SQL। तो अब MySQL को आपको इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए MySQL बहुत तरीके से फॉर्मेट में आता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको कमांड लिखना होता है। अगर आप ये थोड़ा सा बैक करते हैं हम, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे जो आर्किटेक्चर मैंने दिखाया है, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अपने को कमांड लिखना होता है। ये तो कि SQL कमांड है, यहाँ भी सब कमांड बेस्ड है। बट बाद में चीज़ें जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होती गई, तो अपने क्या देखा हमने कि भाई अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जैसे ये MySQL का आपने प्रोडक्ट इंस्टॉल कर लिया। अब क्या है कि आपको इसका सारा कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लेकिन पढ़ने के लिए तो आपको याद करना ही होगा, बट जब आप डेवलपर मोड में काम कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें अपने को याद करने की नहीं, चीज़ें को जल्दी करने के लिए बहुत सारा इजी ऑटोमेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो बट एज अ बिगिनर, क्योंकि जो मेरा जो भी ट्यूटोरियल होता है वो बिगिनर्स के लिए होता है, तो एज अ बिगिनर मैं आपको बोलूँगा कि आपको अभी फ़िलहाल SQL पढ़ना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप वो डेवलपर मोड में काम करना शुरू करना। तो अब तीसरा जो बात चल रही है, MySQL को कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या इंस्टॉल करेंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप MySQL के लिए आप डायरेक्ट भी उसका प्रोडक्ट आता है, वो MySQL डायरेक्ट इंस्टॉल करके चला सकते हो। बट मैं जो प्रेफर करता हूँ, आप ना क्या करो, आप इनमें से कोई भी एक सर्वर इंस्टॉल कर लो, आइदर WAMP या XAMPP। ये जो है भाई PHP के सर्वर हैं, ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपने सुना ही होगा, PHP वीडियोस मेरे देखे होंगे भी आपने। तो WAMP और XAMPP इनमें से कोई भी एक इंस्टॉल कर लो आप। ऐसा मैंने क्यों बोला, बिकॉज इन दोनों के साथ जो है एक इनबिल्ट एप्लीकेशन आता है विच इज़ कॉल्ड PHP MyAdmin। बहुत नाम सुना होगा आपने।
PHP माई एडमिन, और नहीं सुना है तो अभी सुन लो। PHP माई एडमिन एक एप्लीकेशन आता है। अब ये है क्या भाई PHP माई एडमिन? PHP माई एडमिन जो है ना, ये इस MySQL का GUI वर्जन है। ध्यान से बात समझिएगा, इस PHP का MySQL का GUI वर्जन है PHP माई एडमिन। मीन्स ये आपको एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे चीज़ों को हम एक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। GUI मतलब भाई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आपके सारे डेटाबेस हम एक्शन के थ्रू बना सकते हैं, जहाँ पे जो टेबल्स हैं वो हम एक्शंस के थ्रू बना सकते हैं। टेबल्स के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना का काम भी हम एक्शन के थ्रू कर सकते हैं। मैक्सिमम काम एक्शन के थ्रू कर सकते हैं, बट जैसा मैंने बताया वो डेवलपर्स मोड के लिए होते हैं। हालांकि हम अपने इस सीरीज़ में, प्लेलिस्ट में हम दोनों देखेंगे, एक्शन के थ्रू कैसे करते हैं और कमांड के थ्रू कैसे करते हैं, क्योंकि आपको SQL यहाँ पे इस वीडियोस में, इस प्लेलिस्ट में मैं SQL सिखाऊंगा, तो वो भी अपने को जानना है कि SQLs बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हैं वो कैसे चलते हैं। क्योंकि आपका SQL, देखिए एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो बिगिनर्स स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें क्या लगता है पता है, कि हम कोई एक लैंग्वेज सीख लेंगे तो हमारा जॉब लग जाएगा और वो ज़्यादा हम आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे। सपोज़ आज के टाइम पे सपोज़ आपने, किसी ने लैरावेल सीख लिया, भाई लैरावेल सीख ली तो चलो जॉब मिल जाएगा, है ना। किसी ने एंड्रॉयड सीख लिया तो जॉब मिल जाएगा, किसी ने रिएक्ट सीख लिया तो उन्हें जॉब, ऐसा उन्हें लगता है। बट जब वो डेवलपमेंट मोड में काम करना स्टार्ट करेंगे, कंपनी में स्टार्ट करेंगे काम करना, तब उन्हें फील होगा कि भाई सिर्फ फ्रंट एंड लैंग्वेजेस सीखना इज़ नॉट सफिशिएंट, है ना। किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए फ्रंट एंड लैंग्वेज सीखना इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर मैं आपको बोलूँ, रेशियो बताऊँ कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रोल किसका कितना होगा, तो मैं बोलूँगा भाई फ्रंट एंड लैंग्वेजेस का ओनली 30%, और जो आपका ये MySQL है जो बैकएंड है ना, ये 70% रोल जो है वो अपना प्रोवाइड करता है अगर आप एक बड़े सॉफ्टवेयर पे काम करते हो। आप सोचो कि अगर एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम कितना वाइटल डेटाबेस मेंटेन करता होगा, कितना कॉम्प्लेक्स डेटाबेस मेंटेन करता होगा, और कितने कॉम्प्लेक्स क्यूरीज चलते होंगे उनमें, है ना। आप ज़रा सा सोचो कि आप सिंपली एज्यूम कर लो कि आप लैरावेल सीख लिया आपने, तो क्या आप लैरावेल सीखने के बाद क्या सिंपली आप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जैसा एक बड़ा सा सिस्टम बना सकते हो? आपको लगता है कि हम बना पाएंगे? नहीं। क्यों बोलिए तो? क्योंकि ये डेटाबेस आर्किटेक्चर आपका अभी भी नहीं है। ये डेटाबेस आर्किटेक्चर बनाना, टेबल्स बनाना, क्यूरीज चलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो ये सफिशिएंट नहीं होता है कि हम एक लैंग्वेज सीख जाएं और हम एक कंप्लीट डेवलपर बन जाए। तो एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए आपका SQL बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जितना SQL आपका स्ट्रांग होगा आप उतना मेजर, उतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें SQL जो है बहुत थॉरली पढ़ना है। कोशिश करूँगा मैं कि SQL के हर एक टॉपिक्स आपको मैं पढ़ा सकूँ जो आपके प्रोजेक्ट में लगते हैं, और इवन मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज एक प्रोजेक्ट में पकड़ूंगा, उनके बहुत सारे टेबल्स को देखूंगा और उनमें से मैं कॉम्प्लेक्स क्यूरी चला के आपको एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा सीरियसली। और वो सारी चीज़ें हम देखेंगे जो अगर आप SQL सीखने के बाद उसका प्रोजेक्ट में, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में उसका कहाँ एप्लीकेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगा। बट आज की वीडियो में नहीं, आज का वीडियो सिर्फ ये इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशंस, इन सब के ऊपर होने वाला है। बट इस प्लेलिस्ट का वीडियोस बहुत रेगुलर आएगा और मैं इससे जल्दी इस प्लेलिस्ट को ख़त्म भी करूँगा, ठीक है। काफ़ी डिले हो जाता है बट इसमें नहीं होगा। चलिए यहाँ तक तो हमारी बात खत्म कि PHP माई एडमिन के पास थे। PHP माई एडमिन हमारा इंस्टॉलेशन करना है, PHP माई एडमिन। तो ये आप वैम्प या जैम्प किसी एक को इंस्टॉल कर लो, आपको उसमें PHP माई एडमिन मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप जैम्प इंस्टॉल करना। क्यों? हालांकि मेरे पास वैम्प है, मैंने अपनी मशीन में वैम्प इंस्टॉल कर रखा है, बट आप जैम्प कर दो, क्योंकि वैम्प का कुछ DLL इशू होता है, वो उसे शॉर्ट आउट करना फिर थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। आप इनिशियली अगर आपको प्रॉब्लम्स होंगे तो फिर आगे आप ज़्यादा काम करोगे नहीं। तो फार बेटर कि आप जैम्प इंस्टॉल करो। विंडोज़ 10 अगर इसके लिए है तो ज़्यादा सूटेबल है, विंडोज 7 में थोड़ा सा इशूज़ कर सकता है आई थिंक। जैम्प आप इंस्टॉल करो। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आपका जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा तो जैम्प में ना एक कंट्रोल बॉक्स आता है, इस तरह से कंट्रोल पैनल जैम्प का होता है, जहाँ पे स्टार्ट का बटन दिया होता है। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे जैम्प का आइकॉन आएगा, आइकॉन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक ब्लॉक आ जाएगा। उस पर देखिएगा आप स्टार्ट का बटन रहेगा, MySQL और जैम्प और MySQL। उस पर स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद फिर आपको क्या करना है, URL पे लिखना है लोकल होस्ट।
ध्यान रखिएगा, स्टार्ट होने के बाद यूआरएल पे आपको लिखना है लोकल होस्ट। जैसे ही लोकल होस्ट लिखिएगा, अगर आपका जैम्प है, ध्यान, मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ ज़रा, हाँ, जैसे ही आप लिखोगे और अगर आपका जैम्प है, जैम्प के केस में आपको यहाँ राइट टॉप कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा PHP माई एडमिन, राइट टॉप कॉर्नर पे। और अगर आपका वैम्प है, ठीक है, तो वैम्प के केस में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे दिखेगा आपको। ये आपके वैम्प के केस में जैसे ही आप लोकल होस्ट लिखोगे, इस तरह से आपको एक पेज दिखेगा और यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा PHP माई एडमिन। देखिए PHP माई एडमिन खुलने के बाद इस पेज के बाद से जो पेज आपको दिखने वाला है वो वैम्प और जैम्प दोनों का सेम होगा। ये जो पेज है ना, ये वैम्प और जैम्प दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ से आपको दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेगा, चाहे आप जैम्प से इस्तेमाल करो या वैम्प से इस्तेमाल करो। यहाँ से सिंपली रूट जो है इसका यूज़र नेम है, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहता है और MySQL, ठीक है। क्लिक ऑन गो तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक इंटरफेस पे लेके जाएगा। देखिए ये है जिस GUI इंटरफेस की मैं बात कर रहा था, दैट इज़ व्हाट GUI इंटरफेस ऑफ MySQL। ये अल्टीमेटली कुछ नहीं है, MySQL का ही एक वर्जन है, GUI वर्जन है, जहाँ से चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। बट आज मैं आपको इससे काम करके थोड़ा बताऊंगा और एक सॉफ्टवेयर इसके साथ हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी मैं अभी डिस्कशन करूंगा। तो आज मैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे दिखा भी हुआ है MySQL, यहाँ पे ज़रा सा मैं चीज़ें बताऊंगा कैसे काम होता है। आज मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्शंस के थ्रू सारी चीज़ें दिखाऊंगा, फिर कमांड के थ्रू भी दिखाऊंगा कैसे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो से है वो कमांड जो है इसका एक एक करके हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेटाबेस क्या है, उसके बाद हम एक एक चीज़ें समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे हर एक काम जो है एक्शंस के थ्रू हो रहा है, डेटाबेस, SQL, सब चीज़ें यहाँ पे अपने डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हो। देखिए कुछ नहीं, डेटाबेस का नाम देके आपको क्रिएट कर लेना है। तो सबसे पहला काम ही होता है डेटाबेस क्रिएट करना। तो अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे, डेटाबेस बना रहे, तो डेटाबेस हम नाम दे देते हैं, चलो MySQL ट्यूटोरियल, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, अपने लेते हैं ट्यूटोरियल DB क्रिएट। तो देखिए ये क्रिएट हो गया सामने चलाया। बट ऐसा तो नहीं था जैसा अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था कि भाई ये तो कुछ नहीं समझता अपना, इससे तो कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, SQL चाहिए। बट क्या मैंने यहाँ पे SQL इस्तेमाल किया? नहीं किया SQL। तो अब इसके आगे की कहानी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले अपने समझ लेते हैं कि भाई डेटाबेस क्या है, बिकॉज जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है डेटाबेस क्या है। तो आपको मैं एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर स्टोरेज का नाम सुना होगा ना, जहाँ पे वो फ्रूट्स वगैरह कोल्ड स्टोरेज जिसे बोलते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज। बहुत इजी सा एग्जांपल लेता हूँ, चीज़ें आपको एक बार में समझ में आ जाएंगी। उसके बाद देखते हैं क्या है। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज में ऐसा तो नहीं कि एक ही आदमी का जो भाई फ्रूट्स या वेजिटेबल जो स्टोर होता है, ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे उसके बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई टोटल इसके पास 4 या 5 आदमी हैं जो इस कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रखेंगे, ठीक है। तो ये कोल्ड स्टोरेज का मालिक क्या किया, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। इसने क्या किया, एक पूरा रूम ही एलोकेट करके A को दे दिया, इस A को दे दिया, भाई लो ये आपका रूम हो गया, इसका नाम दे देते हैं A_DB। ये रूम ही पूरा A का हो गया। अब A गया इस रूम में, क्या किया उसे, भाई जितना भी जो भी सामान इसके अंदर रखना है उसने क्या किया, अपने हिसाब से इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बना लिए। एक बॉक्स उसने इधर बना लिया, एक बॉक्स उसने इधर बना लिया और एक बॉक्स उसने इधर बना लिया। तो उसके जो भी सामान उसे रखना है उसके हिसाब से उसने क्या किया, यहाँ पे अपना बॉक्सेस बना लिया। अब वो आया इस रूम के अंदर गया, अपना सामान इसके अंदर रखा और रख के फिर चला गया। फिर B आया, तो B के लिए भी इस कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने क्या किया, एक रूम बना के दे दिया विच इज़ B_DB। अब वो इसके अंदर आया, अपना जो बॉक्सेस है बनाया, उस बॉक्सेस के अंदर सामान रख दिया। फिर तो इस सेम मैनर उसने क्या किया, C_DB एक रूम किसको बना के दे दिया, भाई एक रूम बना दिया C वाले को, उसने भी अपना बॉक्स बनाया और बॉक्स के अंदर अपना सामान रख के चला गया। मतलब क्या कि अगर हमें इसके अंदर कोई चीज़ें स्टोर करनी है, बॉक्सेस बनाने अपने, तो भाई उसके लिए पहले तो अपना हमें सेपरेट रूम चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट डेटाबेस। डेटाबेस इज़ नथिंग जस्ट अ कलेक्शंस ऑफ योर डेटाबेस स्कीमास। मतलब अगर आपको टेबल्स बनाने हैं, स्टोर्ड प्रोसीड्यूर्स बनाने हैं, ट्रिगर्स बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, तो आपको सबसे पहले तो अपना एक सेपरेट हमें जगह चाहिए जिसका हम एक नाम दे देंगे और उसके अंदर हम अपना सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट डेटाबेस।
मतलब कुछ नहीं, डेटाबेस इज लाइक अ फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर पेजेस हो गए आपके टेबल्स, और उस पेजेस में आप अपना कंटेंट लिखते हो। तो सिंपली एक हो गया फोल्डर बस आपका डेटाबेस, इस फोल्डर के अंदर हो गए बहुत सारे पेजेस, वो हो गए आपके टेबल्स। आप हर एक पेजेस बनाओगे, मतलब जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन आना है आप एक पेज बनाओगे, उसके अंदर अपना इन्फॉर्मेशन रख दोगे, अपना एक पेज बनाओगे उसके अंदर अपना इन्फॉर्मेशन रख दोगे, अपना एक पेज बनाओगे इन्फॉर्मेशन रख दोगे, मीन्स अपना टेबल बनाओगे इन्फॉर्मेशन रख दोगे, और वो सारे टेबल एक फोल्डर के अंदर में होंगे। दैट फोल्डर इज योर डेटाबेस, बिकॉज एक पूरा एंटायर सॉफ्टवेयर तो अकेले आपको नहीं दे सकते, एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे डेटाबेस बना सकते हैं हम, है ना। तो बहुत सारे डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर रख सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पे ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस बनाने के लिए कोई कमांड नहीं बनाया गया, सिंपली आप यहाँ पे आना, पहले रूट पे, ये MySQL पे आप, यहाँ आपको ऑप्शन देगा डेटाबेस, डेटाबेस पे आपने क्लिक किया, बोला डेटाबेस बना लीजिए, नाम दीजिए, क्रिएट कीजिए। तो ये फिर कैसे हुआ भाई, क्योंकि हमने तो कोई कमांड नहीं इस्तेमाल किया। तो हुआ यूँ, इसने क्या किया, हमारा तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया ना, इसने बैकग्राउंड में SQL ही चलाया उसे, बट हमें SQL याद करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो SQL का काम इसने बैकग्राउंड में, सॉफ्टवेयर ने बैकग्राउंड में कर लिया, और हमें वो, हमसे वो उसने क्या किया, एक्शन के थ्रू वो सारा रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई करना क्या है। हमने बोल दिया हमें टेबल बनाना है, क्लिक बटन पे हमने क्लिक किया, उसने क्या किया, नाम यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया और एक टेबल बना दिया। ये टेबल बनाने के लिए उसने बैकग्राउंड में क्या किया, MySQL का इस्तेमाल किया। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये जो सबसे अच्छी चीज़ है इस सॉफ्टवेयर की, कि यहाँ पे हम छोटे छोटे काम्स को एक्शन के थ्रू कर सकते हैं। बाद में हम उसे SQL के थ्रू बनाना भी सीखेंगे, बट आज हम इंट्रोडक्टरी लेवल में जानते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। तो देखिए जैसे ही आपने टेबल डेटाबेस क्रिएट किया, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं टेबल बनाने का। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, पेज वाला फोल्डर, उसके अंदर पेजेस, एंड ईच पेज विल कंटेन द इन्फॉर्मेशन। तो इन द सेम मैनर देखिए ये आपका TutorialDB हो गया कंटेनर, जिसके अंदर आप मल्टीपल टेबल्स बना सकते हो, और हर टेबल की इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा। तो अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है टेबल क्रिएट करना है। तो देखिए आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक्शन के थ्रू बता रहा हूँ, बट अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम SQLs यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पूरा कमांड पढ़ने वाले हैं। हर एक वीडियोस में एक एक कुछ टॉपिक मैं कवर करता जाऊँगा, और आपको मैं भी टॉपिक भी दिखाने वाला हूँ कि अपने क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्रिएट टेबल में अभी मान लेते हैं कि अपने टेबल का नाम दे देते हैं, सपोज TBL यूज़र, ये मैंने दे दिया, और नंबर ऑफ फील्ड दे देते हैं, मान लेते हैं सिंपली 3 हमने दे दिया, और गो पे क्लिक किया। तो जैसे ही गो पे क्लिक किया, देखिए ये हमसे पूछ रहा है भाई बताइए कितना नाम होगा, क्या डेटा टाइप होगा। तो हम एक नाम दे देते हैं, सपोज पहला तो हमने ID दे देते हैं, फिर हम दे देते हैं नेम, और फिर हम दे देते हैं ईमेल। अभी मैं बहुत डीपर में नहीं जाने वाला हूँ टेबल क्रिएशन का, मैं सिंपल बता के अभी निकल जाऊँगा, फिर मैं आपको जब स्टार्ट करूँगा कमांड्स बताना तब इसके बहुत डीपर में जाने वाले हैं अपने। तो ये होता है इसका डेटा टाइप मीन्स हर एक कॉलम किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा, वो ये डेटा टाइप तय करेगा। ID में भाई अपने को इंटीजर रखना है तो हम यहाँ इंटर रख देते हैं। नेम में हमें क्या करना, अक्सर टेक्स्ट वैल्यूज रखने तो आप क्या कर सकते हो, वैरकेर या टेक्स्ट दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो। वैरकेर और टेक्स्ट में बहुत मेजर डेवलपिंग स्टाइल में डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं क्रिएट टेबल का कमांड के थ्रू आपको बताऊंगा, तब इस डेटा टाइप्स के ऊपर हम बहुत लंबा डिस्कशन करने वाले हैं। सो फॉर द टाइमिंग जस्ट कीप इट एज टेक्स्ट, और ईमेल के लिए भी आप टेक्स्ट रख दो। और यहाँ पे आप इस्तेमाल करना है आपको एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑटो इंक्रीमेंटेड एंड प्राइमरी की। ऑटो इंक्रीमेंटेड एंड प्राइमरी की क्या होता है, देखिए ये जो ID होती है अक्सर हमें ऑटो इंक्रीमेंटेड हम इसे रखते हैं, मतलब यूज़र से इसकी वैल्यू लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो MySQL इंजन है ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसका वैल्यू एक एक करके बढ़ाता रहेगा। यू डोंट नीड टू गिव द वैल्यू। एज अ डेवलपर मैं बात करूँ तो हमें यूज़र से या एप्लीकेशन के थ्रू इसमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, या हम डायरेक्ट वैल्यू भी नहीं देंगे, इसके प्लेस पे हम नल लिख देंगे, और ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसके वैल्यू पे 1 1 1 1 बैठाता चला जाएगा, मीन्स 1 2 3 ऐसे करके काउंट होता जाएगा वो। ठीक है, ओके का प्राइमरी की हमें पता होनी चाहिए। प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड होता है जिसका वैल्यू यूनिक होना चाहिए। तो हर एक टेबल में आपके पास एक कॉलम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो यूनिक फील्ड वाला हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ID ले लिया, उसे हमने प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया। प्राइमरी की का मतलब हमने बता दिया इसे कि भाई ये जो फील्ड होने वाला है ना, ये बिल्कुल यूनिक होने वाले, इसके वैल्यूज़ यूनिक होने वाले हैं। ठीक है, ताकि ये रिपीट ना हो, और इसके थ्रू हम बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें। तो ये होने के बाद हम जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, टेबल को क्रिएट कर दिया, और उसका स्ट्रक्चर भी हमें दिखा दिया। देखिए ये टेबल भी बन गया, स्ट्रक्चर भी बन गया। ठीक है,
तो बट हमें यहाँ पे एक भी कमांड नहीं लिखना पड़ा और आपका टेबल भी बन गया, जबकि इसके लिए अच्छा खासा प्रॉपर कमांड लिखना पड़ता है। यू हैव टू नो दैट कमांड। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग हम ये देख रहे हैं कि भाई इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से हम बिना कमांड जाने भी एक टेबल बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि ये डेवलपर्स के लिए होते हैं, क्योंकि उनको काम जल्दी करना होता है। तो ये जो बट अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको दोनों जानना है, ये भी जानना है और कमांड भी जानना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा होता है कि इसमें क्या क्या कॉलम है, आईडी है, नेम है, ईमेल है। बट अब हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो हमें ये इस टेबल का अंदर का कंटेंट दिखाएगा। और अगर आप थोड़ा सा चीज़ मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूजर, दैट इज़ द कमांड। इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है ये। देखिए बैकग्राउंड में ये यही कमांड चल रहा है, बट हमें आउटपुट यहाँ GUI में दिख रहा है कि भाई कुछ तो नहीं है, क्योंकि टेबल में कुछ है नहीं। तो बैकग्राउंड में इस चीज़ को दिखाने के लिए क्या कमांड चल रहा है, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूजर, ठीक है। यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी हैं। इंसर्ट से हम उस टेबल के अंदर कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इंसर्ट करके आपको एक कंटेंट दिखाते हैं। तो देखिए ध्यान रहे कि जब आप इंसर्ट कर रहे हो आपका टेबल यूजर सेलेक्टेड हो, और ये सेलेक्ट रहेगा तभी इंसर्ट का ऑप्शन भी देगा। डेटाबेस जब सेलेक्ट है तो देखिए आपको इंसर्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं वो दिख रहे हैं। जब हम टेबल्स पे क्लिक करेंगे तब आपको ये ऑप्शन देगा, सर्च का, इंसर्ट का जो भी है। तो इंसर्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछेगा भाई कि क्या क्या वैल्यू आप डायरेक्टली इस बॉक्स में डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिक इंसर्ट कर देगा। तो आईडी तो हमारा ऑटो इंक्रीमेंटेड था, तो वी डोंट नीड टू पुट द वैल्यू इन आईडी। हम नेम में कुछ वैल्यूज दे देते हैं। तो चलिए हम नेम में हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, नेम, और ईमेल हम दे देते हैं mdjamal@gmail.com, है ना। क्लिक ऑन गो। जैसे ही गो पे आप क्लिक करोगे तो देखो ये आपको एक कमांड दिखा रहा है, दैट इज द कमांड और SQL कमांड विच इज यूज टू पुट सम वैल्यूज और इंसर्ट अ वैल्यू इन अ टेबल। बट अभी तो ये कमांड हमने तो लिखा ही नहीं, हमने तो जो भी काम किया इस एक्शन के थ्रू किया, इंसर्ट बटन पे जाके किया, बटन दे दिया, वैल्यू दे दिया। बट उसने क्या किया, ये जो कमांड है वो हमें दिखाया। तो यदि हम एक दोबारा वैल्यू दे देते हैं, तो आईडी में हम वैल्यू नहीं देते हैं, नेम में हम दे देते हैं। सपोज हमने नेम में कुछ वैल्यू दिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, name@gmail.com, और यहाँ पे हम गो पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने गो पे क्लिक किया वो आपको दोबारा दिखा रहा है। देखिए दोबारा दिख रहा है कि भाई ये आपका कमांड है। इस कमांड के ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं वंस वी स्टार्ट द कमांड, SQL कमांड्स। बट आज तो इंट्रोडक्टरी GUI वर्जन हम अच्छे से समझते हैं। अब हम क्लिक करेंगे ब्राउज के ऊपर, तो तब दोबारा पहले कमांड पे ध्यान दीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूजर। अब नीचे आप आउटपुट देखिए, दैट इज द आउटपुट ऑफ योर टेबल। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके टेबल में स्टोर हो चुके हैं, ये जो टेबल्स इन्फॉर्मेशन है आपके टेबल में स्टोर हो चुके हैं, और इन्हें देखने के लिए हमें कोई कमांड की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूजर, इसने बैकग्राउंड में खुद ही इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से हमें आउटपुट दिख रहा है। तो इसी तरह से जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये टेबल स्ट्रक्चर हमें पहले बनाना होता है, उसके बाद फिर हम उस PHP एप्लीकेशंस को या एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को अपने इस टेबल के हिसाब से बनाते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हो ना, इस टेबल के हिसाब से हम उसे बनाते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डे का पार्ट कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, कैसे से रन करने हैं और टेस्ट कैसे करने हैं। अब आप इसके साथ एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना विच इज़ कॉल्ड SQL योग, ठीक है। प्रोबेबली ये शायद पेड होता है, इसका फ्री वर्जन भी एक बार आप चेक कर लेना SQL योग का। ये सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट कनेक्ट कर लेना है इसे आपके लोकल होस्ट से। मेक श्योर कि आपका लोकल होस्ट रन कर रहा हो। करने के बाद आप कनेक्ट कर लेना। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो ये आपका जो PHP माई एडमिन का जितना भी कुछ है ना, ये सब इसके अंदर चलाएगा। यहाँ पे थोड़ा SQL लिखने का जो वर्जन है वो बहुत अच्छा है, बहुत आसान तरीका होता है इसमें, क्योंकि ये तो GUI है, यहाँ ये बेसिकली SQL एक्सपर्ट नहीं है इसमें। मतलब SQL के लिए जितनी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए थी, लिखने के लिए जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए तो ये GUI वर्जन्स के लिए तो ठीक है, बट जब हम SQL प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप SQL योग अगर इंस्टॉल कर लोगे तो ज़्यादा बेटर। ये ऑटोमेटिक आपके PHP माई एडमिन से कनेक्ट हो जाएगा और उसका सारा चीज़ ये इम्पोर्ट करके यहाँ पर लेके आएगा। मतलब अब ये दोनों सिंक हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर आप कोई चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अपडेटेड इन PHP माई एडमिन, और अगर PHP माई एडमिन में अगर हम कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अपडेटेड हियर।
So you must install that SQL Yog also once we will start for SQL commands. तो क्योंकि SQL commands में जो भी आपको दिखाऊंगा यहीं से दिखाऊंगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो कमांड्स हम इस्तेमाल करेंगे मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी उसका इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये हो गया दूसरा सॉफ्टवेयर जो आपको इस्तेमाल करना है। तीसरी बात जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे कंटेंट्स के। SQL में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये वो कंटेंट्स है जो अपने हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये SQL इंट्रोडक्शन, सेलेक्ट, फ्लैग, देखिए ये सारी चीज़ें हैं। तो एज अ फॉर्मेलिटी तो ये आपको देख ही लेना है कि भाई क्या क्या अपने को पढ़ना है, बट इसका जब प्रैक्टिकल लेवल में है तो वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। बट फिर भी आप टॉपिक जान के रखो कि अपने क्या पढ़ने वाले हैं। एज अ डेवलपर जितना आना चाहिए वो सब कुछ मैंने यहाँ लेकर रखा है। आप वीडियो पॉज करके चाहें तो ये जितने पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। SQL की वीडियोस आपको ऑलमोस्ट मैं एवरी डे एक छोटा वीडियो ज़रूर डालूंगा एक टॉपिक को कवर करते हुए। तो SQL की वीडियोज़ आपको रोज़ मिलेंगे, और जल्दी से जल्दी ये प्लेलिस्ट ख़त्म भी होगा ताकि मैं जो फ्लटर वाला है उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर सकूँ। उसके डार्ट के भी 1-2 वीडियोज़ बचे हैं, वो वीडियोज़ डार्ट के जल्दी जैसे ही ख़त्म होंगे फ्लटर का सीरीज जो है बहुत अपने रिदम पे स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि फ्लटर का स्टार्ट करने से पहले ये SQL वाला मैं रेडी कर लूँ। तो ये वो पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इसे पॉज करके वीडियो को अपने नोट डाउन कर सकते हैं। इसी पॉइंट्स के हिसाब से जो है वीडियोस जो है आएंगे SQL के ऊपर, और हर एक टॉपिक को मैं पकड़ पकड़ के उसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और रियल टाइम प्रोजेक्ट में मैं उसका जो एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओवर मोटे तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है कंपनी के अंदर में वो 3 चीज़ें जो होती हैं। पहला तो जो बेसिक्स है वो तो आपको जानना ही है। उसके बाद जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सब क्यूरी वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जो है ग्रुपिंग। मोटे तौर पे SQL को मैं इस 4 सेक्शन में बांटता हूँ, बेसिक, ज्वाइनिंग, सब क्यूरी और ग्रुपिंग। और ये चारों सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें यही करना है कि इन चारों सेक्शंस में एक्सपर्टाइज लेवल तक काम करना है, और हर एक क्यूरी को उसके एग्जाम्पल के साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट के साथ देखना है। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही, जहाँ पर हमने बेसिकली सब कुछ देख लिया, क्या है, क्या इंस्टॉल करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा इस प्लेलिस्ट का। इस प्लेलिस्ट का जो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। आपसे बस मेरा एक ही एक्सपेक्टेशंस है कि आप वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी पता चले यहाँ भाई यहाँ पे जो है SQL किस लेवल में पढ़ाया जाता है। क्योंकि जो मेरा टारगेट होता है वो चीज़ों को बिल्कुल ब्रेक डाउन करके, सिंप्लीफाई करके यूजर स्टूडेंट्स को बताना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।